जून निकल रहा है और मेरी बेचैनी बढ़ने लगी है। हर साल इन दिनों यही होता है। आखिरकार इन्हीं दिनों उच्च शिक्षा में तबादले जो होने होते हैं। पता नहीं मैं इतना क्यों घबराती हूँ तबादलों से, या फिर किसी भी तरह के बदलाव मुझे असहज कर देते हैं। क्या उम्र बढ़ने पर ऐसा ही होने लगता है? सौम्य से मैं इस तरह की चर्चा भी नहीं कर सकती। ऐसा कहते ही वो मुझे झिड़क देंगे। क्या हमेशा उम्र उम्र की बात करती हो? मुझे नहीं पता था तुम इन सब को लेकर इतना सोचती हो। यदि पता होता तो? मैं माहौल हल्का करने की गरज से चिढ़ाती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि सौम्य जरा भी नर्म होने के लिए तैयार नहीं है। पता होता तो तुमसे शादी करने से पहले सोचता। तुम अपनी उम्र के बारे में कहती हो, तो क्या मुझे नहीं लगता है? यार 35 भी कोई उम्र होती है? फिर खुद ही थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। तो मैं कौन कहेगा कि तुम 35 की हो और तुम्हारा 10 साल का बेटा है? यदि हम तुम्हारे साथ न हो तो कोई भी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता है। चलो चलो रहने दो। कुछ तो थोड़ा रिजनेबल होकर कहा करो। ज्यादा मक्खन पॉलिश अच्छी नहीं लगती। अब के मैं थोड़ी झिड़की और थोड़ी सुलह का संकेत देती हूँ। वैसे सौम्य कुछ गलत भी नहीं कहते हैं। क्या मैं देख नहीं पाती हूँ अपने साथ काम करती महिलाओं की आंखों में उतर आती ईर्ष्या, पुरुषों की जबान से गिरने गिरने को होती प्रशंसा और आंखों से टपकती? जाने भी दो। ऋचा हमेशा कहती है, दीदी आपकी आंखों की गंभीरता से ही सब कुछ ठीक रहता है। नहीं तो? नहीं तो क्या? तू आजकल बहुत बोलने लगी है। मैं उसे झूठ मूठ ही धमकाती हूँ। हाँ, ठीक ही तो है। 35 कोई उम्र होती है? अब ऋषभ यदि 10 साल का हो गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। खैर, तो शायद डर घर के डिस्टर्ब हो जाने का होता होगा, या फिर खुद के अकेले रहने का, या फिर पता नहीं क्या। लेकिन बस बेचैनी है तो है। सौम्य के सामने अपनी बेचैनी का पता दो तो सीधे ही सुझाव मिलेगा। ऐसा होगा तब देख लेंगे, छुट्टी ले लेना। अब खुद तो वो 10 घंटे काम करते हैं। ऋषभ भी स्कूल जाता है। मैं घर में करूं क्या? वो तो पूछेंगे, बाकी औरतें क्या करती हैं? बहुत तो समझते हैं, फिर भी बहुत कुछ बाकी है। अब मैं घर गृहस्थी, साड़ी, गहने और सास ननद की बातें करने के लिए किसी किटी क्लब की सदस्य तो बन नहीं सकती। पढ़ना भी तभी हो पाता है जब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। जिस दिन यूं लगे कि अब पढ़ना ही पढ़ना है, तो किताबों से ही कोफ्त होने लगे। जब दिन भर ही फुर्सत हो तो घर का काम भी करने में मन नहीं लगता। फिर हर दिन के कामकाज के अतिरिक्त घर में ज्यादा काम साफ सफाई का ही रहता है। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि कल ही साफ करके जमाई अलमारी को आज फिर बिखेरूं और फिर जमाऊं। ये बेगारी होने से तो रही, लेकिन सौम्य समझेंगे ये सब? तो फिर क्या करूं? अब जब तक अंतिम रूप से ट्रांसफर लिस्ट आउट नहीं हो जाती है, इसे तो सहना ही है। कॉलेज शुरू हो तो अरुण को फोन करूं, उसे फोन करूं तो वो भी यही कहेगा, दीदी लिस्ट आने तो दो, मैं सब संभाल लूंगा। तो फिर क्या करूं? सहना ही होगा। बस आधी रात को खुली नींद में यही उधेड़बुन चल रही थी। ऋषभ थोड़ा कुनमुनाया तो उसकी पीठ पर हाथ रखा। थोड़ी देर उसी असमंजस में बैठी रही, फिर धीरे से चादर हटाई और स्लीपर में पैर फंसाकर बहुत हौले से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। जून खत्म होने पर है। मौसम बदल रहा है। 4 दिन से थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर पानी बरस रहा है। आज दिन में ही थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन शाम होते होते बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। आखिर आषाढ़ भी आधा निकल गया है। बाहर बूंदाबांदी हो रही है। बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ गई। यहाँ आकर थोड़े सुकून का एहसास हो रहा था। बेचैनी थोड़ी कम हुई थी। पता नहीं कितनी देर यूं ही बैठी रही थी। जब सौम्य ढूंढते हुए बाहर आए तब इस बात पर ध्यान गया कि फुहारें तेज बारिश में बदल चुकी हैं। क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही है क्या? सौम्य ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, दिन में फुर्सत होती है तो सो लेती हूँ, फिर रात में गहरी नींद नहीं आ पाती। बहुत देर से जाग रही थी। बारिश की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गई। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, पिछले साल राखी पर माँ का दिलाया हुआ ग्रीन लहरिया पहना था। अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में बिंदी वाले खाने में बहुत ढूंढने के बाद मुझे कलर्ड बिंदी का पत्ता नहीं मिला था। बाल धुले हुए थे तो यूं ही कंघी कर ली थी।
यूं कंधे से थोड़ा नीचे उतरते बालों को भी खुला रखना मुझे सुविधाजनक नहीं लगता है। झटपट पोनी बांध लेती हूँ। हाँ, जिस दिन बाल धुले हों तो सूखने के लिए खुले छोड़ने पड़ते हैं। फिर भी सूखे नहीं कि तुरंत बांध लेती हूँ। यूं लगता है कि आज़ादी बाधित होती है। पता नहीं क्यों मन हुआ कि आज ग्रीन बिंदी ही लगाऊं, इसीलिए बहुत मशक्कत करके ढूंढी। बिंदी लगाकर खुद को आईने में देखा तो लगा कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, कहीं शादी या किसी फंक्शन में नहीं। पता नहीं क्यों अपने दिखने को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हूँ। कोई नोटिस न करे तो लगता है कि बच गए, लेकिन जरा सा भी नोटिस की गई तो दिन भर कुछ अटका अटका सा लगता है। इसीलिए कपड़ों के रंगों को छोड़कर खुद पर और कुछ भी अतिरिक्त नहीं लगने देती हूँ। तो फिर हरे रंग की बिंदी हटाकर वही ब्राउन बिंदी लगाई और निकल पड़ी। आज कॉलेज का पहला दिन जो है, दिन भर एडमिशन की सरगर्मी रही। इसके बीच में ही समय निकालकर छुट्टियां कैसे गुजरी इस पर भी बातचीत होती रही। फिर बातचीत आकर उसी असुविधाजनक विषय पर रुक गई, ट्रांसफ़र। इस बार कॉलेज में ट्रांसफ़र का डर मेरे साथ साथ ऋचा, मिसेस गुप्ता और महावीर जैन को भी है। हम चारों को ही इस कॉलेज में 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे एक राहत ये लगी कि चलो, हम सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। जब से सुना है कि लिस्ट तैयार हो गई है, तब से पता नहीं कैसी तो टूटी टूटी सी नींद आती है और रात भर ऊट पटांग सपने आते रहते हैं। आज तो हेड क्लर्क चौरसिया ने बताया कि लिस्ट आज रात को या फिर कल तो पक्के में ही निकल आएगी। हे भगवान, हे भगवान, 2400 घंटे लगी रहती है। रात को जैसे ही लिस्ट निकली, जिसका डर था वही हुआ। ट्रांसफ़र की खबर सुनते ही दिल बैठ गया। सौम्य ने सुना तो वो भी थोड़े परेशान दिखाई दिए। अरुण को फ़ोन करता हूँ, तुम तो छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो, सौम्य ने कहा। अरे, अब आज तो रुको, कल करेंगे। उसे भी तो जो करना होगा वो कल ही कर पाएगा ना। अब नौकरी कर रहे हैं तो इन चीज़ों से घबराने से क्या फ़ायदा। फिर कोई दूर तो है नहीं, अरुण जिम्मेदारी से कर ही देगा। ज़्यादा मुश्किल आएगी तो फिर सोचेंगे छुट्टी लेने के लिए। मैं सौम्य को समझा रही थी या खुद को, खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ। सुबह अरुण को फ़ोन किया तो उसने कहा, मुझे पता है दीदी, मैं कोशिश कर रहा हूँ और हो जाएगा। आप चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन मैं क्या करूँ, ज्वाइन करूँ या ना करूँ? मैंने बहुत हताश होकर अरुण से पूछा। ज्वाइन तो कर ही लो, यूं भी दूर ही कितना है, कुल 45 मिनट का ही तो रास्ता है। अब क्या है कि सरकारी काम है, आप तो जानती ही हैं। उसने बात समेटी। आखिरकार नए कॉलेज को ज्वाइन कर ही लिया। ऋचा का भी ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी अप डाउन कर रही है। हम दोनों साथ ही ट्रेन पकड़ते हैं। मैं पहले उतरती हूँ, उसे आधा घंटा और लगता है। धीरे धीरे और भी अप डाउनर से मुलाकात होती चली गई। कुछ तो कॉलेज का ही स्टाफ है, खुद प्रिंसिपल भी हमारे साथ ही अप डाउन करते हैं। कुछ बैंक में काम करने वाली लड़कियां हैं। कुल मिलाकर एक आध महिला ही मेरी उम्र की है, बाकी चारों पांचों 24-26 साल की उम्र की लड़कियां हैं। वैसे ज़्यादा असुविधा नहीं है, बस समय साधना पड़ता है। 1.5 घंटे का समय एडजस्ट करने में शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आई थी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। समय को बचाने की गरज से साड़ी छोड़ दी, सलवार कमीज पहनने लगी। 10 मिनट भी बचते हैं तो कितनी राहत हो जाती है, ये सिर्फ अप डाउन करने वाली शादीशुदा महिला ही समझ सकती है। महीना भर हो गया अप डाउन करते हुए। हर 3-4 दिन में मैं या सौम्य अरुण को फ़ोन लगा लेते हैं। कल रात को ही उससे बात हुई थी तो उसने दिलासा दिया और बताया कि पैसा भी दे दिया है, मतलब अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। बस इसी निश्चिंतता में रात बड़ी गहरी नींद आई और सुबह 15 मिनट देर से आँख खुली। बहुत हड़बड़ी में नहाकर बाहर आई और रेलवे स्टेशन फ़ोन लगाया तो एक राहत की खबर मिली कि ट्रेन आधा घंटा लेट है। चलो, थोड़ा इत्मीनान है। जब स्टेशन पर पहुंची तो पता चला कि ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो गई है। सबको ही अपने अपने दफ्तर लेट हो जाने की चिंता थी, लेकिन हम तो निश्चिंत थे। आखिर प्रिंसिपल जो हमारे साथ हैं, अब जिन्हें लेट होने की चिंता हो रही है वो भी क्या कर सकते हैं। ट्रेन तो जब आएगी तभी आएगी ना। एक एक करके सारी महिलाएं इकट्ठा हो गईं। महिला वेटिंग रूम में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। जंक्शन है तो यहाँ कई मुसाफिर
अपने गंतव्य के लिए गाड़ियां बदलते हैं। इसीलिए रात भर सफ़र कर अगली ट्रेन का इंतज़ार करती महिलाओं से पूरा वेटिंग रूम भरा हुआ है। हर तरफ बेतरतीबी से पड़ा सामान और जैसी जगह हो उसी में खुद को एडजस्ट करके ऊँगती महिलाओं को अंदर ही छोड़कर हम सभी बाहर आ गए। बेंच पर बैठकर सारे बातों में मशगूल थे। बहुत देर से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। आश्चर्य है कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो मेरा भी नहीं गया था। ये तो बाद में एक छोटी सी घटना से रिकॉल हुआ। जैसे ही ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ, हम सभी ने अपनी अपनी सीट छोड़ दी। जहां हम जाकर खड़े हुए, वहां फिर उसी तरह से गाने की आवाज़ आती रही। और फिर आश्चर्य कि हम में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार पूरे प्लेटफॉर्म को कपाती हुई, धड़धड़ाती हुई ट्रेन आ पहुंची। किसी भी तरह के खतरे का कोई सिग्नल नहीं मिला तो सभी रिजर्वेशन के डिब्बे में चढ़ गए। 10:30 बज चुके थे। कुछ यात्री बाकायदा जाग कर नाश्ता कर रहे थे तो कुछ सो ही रहे थे। हमें जहाँ जगह मिली वहाँ ऊपर की दोनों बर्थ पर लोग नींद निकाल रहे थे, सो नीचे की एक एक सीट तो यूं भी खाली मिल गई थी। फिर थोड़ा थोड़ा सबने एडजस्ट किया तो दो के बैठने की और व्यवस्था हो गई। सामने की बगल वाली सीट पर बैठी महिलाओं ने भी थोड़ी सहृदयता दिखाई। इस तरह से हम सभी एक ही कंपार्टमेंट में इकट्ठा हो गईं। मेरी सीट पर सबसे पहले शर्मिला बैठी थी और उसके बाद मैं। ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। जब सारे लोग ठीक से सेटल हो गए तब मेरा ध्यान बाहर की तरफ गया। वहां एक 22-24 साल का एक लड़का खड़ा था। वो लगातार हमारे ही कंपार्टमेंट में देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उधर गई, उसने इशारे से मुझे बताया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं एकाएक चौंकी। मैंने शर्मिला की तरफ देखा, लेकिन वो सामने बैठी ऋचा से बातों में मशगूल थी। फिर मैंने ऋचा के पास बैठी अनुभूति की तरफ देखा तो उसने तो बाकायदा आंखें बंद कर रखी थीं। मैंने फिर धड़कते दिल से बाहर की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था। उसने फिर से मुझे वैसा ही इशारा किया। मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। मैंने चोर निगाहों से एक बार फिर अपने आसपास देखना चाहा कि अब बाहर की ओर नहीं देखूंगी, लेकिन फिर भी निगाह चली गई। वो अब भी वहीं खड़ा था। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। वो थोड़ी दूर तक खिड़की के साथ साथ दौड़ता दिखा। फिर से उसने वैसा ही इशारा किया। गाड़ी तेज हो गई और वो वहीं छूट गया। मैं एकाएक असहज हो गई। आमतौर पर मैं सबकी बातों में शामिल होती हूँ, लेकिन आज मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म पर आ रही गाने की आवाज़ की याद आ गई। गाड़ी पहुँचने वाली थी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके भी सहज नहीं हो पा रही थी। मैंने खुद को बहुत झिड़का। मैं उस लड़की की उम्र के बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब कोई मेरी उम्र भी 20-22 साल नहीं है। खुद को ये कहकर भी समझाया कि हो सकता है वो शर्मिला के लिए खड़ा हो, और लेकिन फिर मैं खुद से ही तर्क करती हूँ कि फिर उसने मुझे क्यों इशारा किया। पूरा दिन मेरा होना मेरे सामने ही नहीं खुला। दिन एक तरंग, एक नशे की सी हालत में गुजरा। हाँ, खुद को झिड़कना भी दिन भर जारी रहा। शाम को जब फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर उतरी तो लगा जैसे यहाँ सब कुछ बदला हुआ है। हर दिन की तरह घर भागने की जल्दी मुझे महसूस नहीं हुई। एक बार बहुत सतर्क नज़रों से पूरे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। पता था कि अब यहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खुद से पूछ भी रही हूँ कि ये क्या बचपना है। यूं ऐसे नई नई हुई जवान लड़की की तरह छुई मुई होने की तो कोई वजह नहीं थी, मगर कुछ तो था ही। गाड़ी से निकलकर जब घर की तरफ बढ़ी तो अग्रवाल मिष्ठान पर बाहर रखे बड़े से कढ़ा में चाशनी में तैरते गर्मा गर्म गुलाब जामुन दिखे। यूं कभी भी रुककर कुछ खरीदती नहीं हूँ, लेकिन आज रुककर आधा किलो गुलाब जामुन बनवाए। घर पहुंची और चेंज कर लौटी तब तक सौम्य चाय बना चुके थे। मैं गर्म गुलाब जामुन बाउल में रख रही थी कि फ़ोन बजा। सौम्य चाय लेकर जा चुके थे। ऋषभ भी वहीं था, इसीलिए इत्मीनान था कि कोई ना कोई तो फ़ोन उठा ही लेगा। मैंने नमकीन निकाला और सारे सामान को ट्रे में सजा रही थी कि सौम्य ने अंदर आकर खुशखबरी सुनाई। अरुण का फ़ोन है, तुम्हारा ट्रांसफ़र रुक गया है। पता नहीं कैसे गुलाब जामुन का बाउल मेरे हाथ से छूट गया। गुलाब जामुन लुढ़के
और बाउल टूटकर पूरे किचन में बिखर गया। मैं उस बिखरेपन को एकटक देख रही थी और मेरे अनजाने ही आंसू उमड़ आए थे। सौम्य ने मेरे सिर को प्यार से थपथपाया। कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? चलो तुम बाहर जाओ, मैं सब ठीक कर देता हूँ। मैं धुंधलाई आंखों से कभी सौम्य को तो कभी उस बिखरेपन को अवाक होकर देख रही थी।